क्लोजली कनेक्टेड एक टॉपिक है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या अल्फा मेल कॉन्सेप्ट या जो आज के दौर पे ज़्यादा फेमस है सिग्मा मेल कॉन्सेप्ट। ये जो भी अल्फा बीटा करना जंगल में करो ना। यहाँ एक सज्जन है एंड्रयू टेट, इनको देख देख करके 6-8 साल के बच्चे अपनी क्लास की लड़कियों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। और यूके में ये विचार हो रहा है कि इसको हम टेररिज्म ही क्यों ना घोषित करें। Women are dumb. We know it. We're not supposed to say it. Best female I could possibly meet is a female who comes to me and says, where I obey you blindly. Yeah. I don't want her to have her own opinion. I don't want her to be an alpha. सिग्मा बंदा भाई एक नंबर है। वो मतलब फ्लेक्स करते आता है, लड़की लोग को भाव नहीं देता है। वही तो चाहिए अपने को, और क्या चाहिए। जब पूरी दुनिया ठीक से अहम बोलना नहीं जानती थी, तब भारत ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। भारत में क्या हुआ? वैचारिक क्रांति तो हुई नहीं है, पर भैया जी के हाथ में मोबाइल आ गया है और भैया जी के विचार अभी आदिमानव जैसे ही हैं। दुर्भाग्य ये है और दुख मुझे बहुत है कि मेरा जो पूरा देश है ना, वही गंवार लोगों की गिरफ्त में आता जा रहा है। इस देश को बहुत ज्यादा जज्बे से चाहा है मैंने, और जितनी इस देश ने अपनी दुर्गति कर ली वो देखी नहीं जाती। नमस्ते सर। रेप कल्चर से सर मैं उससे एक बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड एक टॉपिक है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या अल्फा मेल कॉन्सेप्ट या जो आज के दौर पे ज़्यादा फेमस है सिग्मा मेल कॉन्सेप्ट। तो जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं कि पेट्रियार्कल कंडीशनिंग जो मेन की है या ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अल्फा मेल कॉन्सेप्ट, इसको आगे प्रोपेगेट करने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मेन को एडवाइस देते हैं कि स्टिक टू योर बायोलॉजिकल रोल, बी अ मैन, बी शिवलरस, मतलब एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं बेनिवोलेंटली सेक्सिस्ट, बी कॉन्फिडेंट, बी अ प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर एज इट इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, है ना, एंड नेवर शेयर योर फाइनेंसेस विद योर फीमेल काउंटरपार्ट, assert dominance as a man, acquire more status and money so that you can control and dominate any place you go and get any girl you want। तो एक तरीके से वुमेन को एक ट्रॉफी की तरह भी देखा जा रहा है जिसको एक्वायर करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि व्हाट शुड यू लुक फॉर इन अ वुमन। जैसे बोला जाएगा कि शी शुड बी अ वर्जिन एंड नॉट बी प्रोमिस्कुअस, नॉट हैव एनी मेल फ्रेंड एक्सेप्ट फॉर हर बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, और कहा जाएगा कि शी शुड नर्चर द फैमिली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कही जाती है कि शी शुड बी सबमिसिव। इवन जो पंजाबी सॉन्ग्स हैं उसमें हम देख पाते हैं कि जिस तरीके से बोला जाता है कि तेरे हुड दे बंदे मैनू गोट मान दे, या असी बंडाना बहन के फिर दे, या मेरी गाड़ी में 2 असले रखे हैं। एक गैंगस्टर माइंडसेट और एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। और सर अब ये रीजन वाइज भी डिवाइडेड है कि जैसे हम सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल साइड की हम बात करें तो कोई अगर गुंडा है, विधायक का पास लगा करके कोई गुंडागर्दी कर रहा है रोड के ऊपर, तो उसको बहुत से लोग उसको कहते हैं कि अरे भैया जी का भौकाल है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है इन अ सेंस, और उसको एक सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी और पावर की तरह देखा जाता है। और सर these type of men always bully other men who don't want to stick to traditional gender roles of masculinity by considering them weak, folks with low testosterone और बीटा मेल। और हम सब ये भी देखते हैं कि जो काफी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कह रहे हैं कि किसी को गाड़ी से ठोक के कहते हैं ये मेरा रोज का काम है, या किसी ने जरा सा ट्रोल कर दिया तो उसे किडनैप करके बोलते हैं कि ये उसको उसके पूरे ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट कर देते हैं, फिर उसकी रील्स डालते हैं, उसके उसके ऊपर गोबर लगाते हैं, उसके ऊपर पेशाब करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। तो उसके उनके कमेंट सेक्शन में सर सिकोफेंसी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं इस तरीके के मैन। और हम एनिमल जैसी पिक्चरों में भी देख पाते हैं सर कि किस तरीके से जो उनका जो हीरो होता है उसको कितना ज्यादा आइडियलाइज करा जाता है, जिससे दिखता है कि एज इफ ये मैन की वाइल्डेस्ट फैंटेसी है जो पावर ना होने की वजह से और कानून के डर से शायद पूरी नहीं हो पा रही। और इसके साथ एक कास्टियस सेंटिमेंट भी जोड़ दिया जाता है कि भाई सारे ये इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज करके कहा जाता है कि भाई ये तो हमारी मर्दानगी का सिंबल है, और इस तरीके से इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि इफ एनी सच फिलोसफी अराउंड मैस्कुलिनिटी शुड एग्जिस्ट देन व्हाट मस्ट इट बी। आई वुड अप्रिशिएट अ डिस्क्रिप्टिव ओपिनियन ऑन दिस। यही तो बोल रहे हैं कि अपना बायोलॉजिकल रोल फॉलो करो। हाँ, तो हर रोल के लिए एक सही स्टेज होता है ना, हर रोल के लिए सही स्टेज होता है। बायोलॉजिकल रोल के लिए तो फिर बायोलॉजिकल स्टेज ही चाहिए, जंगल। ये जो बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बायोलॉजी ने जैसा बनाया है वैसा बिल्कुल होना चाहिए, जंगल चले जाओ, फिर जंगल में रहना भी पड़ेगा। 100 बात की एक बात, बात खत्म। आप जिस दिन जंगल से बाहर निकले थे उस दिन आपने फैसला किया था देयर इज समथिंग बियॉन्ड बायोलॉजी।
क्योंकि आपकी बायोलॉजी को जंगल में थोड़ी कोई समस्या थी, आपकी चेतना को समस्या थी, आपकी कॉन्शियसनेस को समस्या थी। बायोलॉजी तो जंगल में भी चल ही रही थी। चल क्या रही थी जंगल में? आप अगर ऐसे लोग हैं ना कि 1 साल हुआ है, जीवन की पूरी विकास यात्रा को इस पृथ्वी पर, पहली कोशिका से आज तक, अगर 1 साल मानोगे तो जैसे हम इंसान हैं, हमको अभी घंटा भर भी नहीं हुआ है। अगर पृथ्वी की पूरी यात्रा 1 साल की रही है, पृथ्वी माने पृथ्वी पर जीवन की यात्रा 1 साल की रही है, तो मनुष्य को आए अभी घंटा भर भी नहीं बीता है। तो 364 दिन और 23 घंटे तक तो सब बायोलॉजिकल चल ही रहा था, मजे में चल रहा था। बायोलॉजिकल में कोई समस्या है? पर फिर वो कहाँ चलेगा? वो जंगल में चलेगा। तुमको ये सब करना है, जंगल में जाओ, वहां पे अपने बायोलॉजिकल रूल्स को फॉलो करो, बात खत्म। तब तो तुमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। मुझे तुम्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए ना, उसमें बहुत सारी महिलाओं की भागीदारी है, तब वो बनी है। और महिलाएं अगर नहीं भी हैं तो जिन पुरुषों ने वो टेक्नोलॉजी बनाई है वो तुम्हारे जैसे विचार नहीं रखते। अगर वो भी बायोलॉजिकल ही होते तो टेक्नोलॉजी कभी नहीं बना पाते। बायोलॉजिकल माने क्या? जानवर। और क्या? जानवर थोड़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाएगा। तो तुम जो बात कर रहे हो वो बेमेल है, और उस बात में बड़ा पाखंड है, हिपोक्रेसी है। आप एक बायोलॉजिकल जीवन जीना चाहते हैं, मैन एज द प्रोवाइडर and the woman as the procreator, man the dominant force, woman the submissive one। ये जंगल में चलता है, और जितने जंगली लोग होंगे उनमें चलेगा। चला लो, कोई नहीं मना कर रहा, तुम्हारी मर्जी है। पर सभ्य सुसंस्कृत लोगों के बीच में मत चलाओ ये सब। संस्कार का अर्थ ही होता है अपने जंगली पने को जलाना। उसको ही कहते हैं संस्कारित होना। जब मेटल्स होते हैं ना, धातुएं, उनको कई तरीके की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। शुरुआत तो उनकी मिनरल खनिज फॉर्म में होती है, फिर उनको कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। उसको बोलते हैं रसायन की भाषा में संस्कार। कि उसको कई तरीके के रसायनों से गुजारा जा रहा है, बहुत सारे ताप से, हीट से गुजारा जा रहा है ताकि उसकी गंदगी हट जाए। उसको बोलते हैं संस्कार। तो इसको आप बोलते हो संस्कृति। संस्कृति का अर्थ ही होता है कि तुम्हारे भीतर जो कुछ जंगली है उसको जला दिया जाए। हमें बाहर जंगल नहीं जलाने हैं, भीतर जो जंगल है लेकिन उसको जलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जंगल से बाहर आ गए पर उनके भीतर से जंगल नहीं हट रहा है। वही इस तरह की बातें करते हैं कि मैन एज द अल्फा। वैसे अल्फा और सिग्मा में क्या अंतर होता है? एक ही चीज होती है, बस उसको नया नाम दे दिया, जबरदस्ती माने। हाँ, जितने भी ग्रीक सिनोनिम दे दिया बस। हाँ, अल्फा, बीटा, सिग्मा, डेल्टा, थीटा, रो, साई, फाई, सब पकड़ के उनको कुछ ना कुछ बना दो। बीटा मेल भी होता है सर, जो उनके हिसाब से बीटा मेल वो होता है जो बहुत वीक है, जिसको ये कहते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन। जो इनकी तरह हुलिगन नहीं है वो बीटा मेल है। और डेल्टा? नहीं नहीं, वो नहीं आया अभी सर, अभी बीटा तक है। अभी बीटा तक है। तो ये जो भी अल्फा बीटा करना जंगल में करो ना। यहाँ संस्कृति का वास्तविक मतलब समझ लो अच्छे से, भीतर के जंगल को। संस्कृति सूक्ष्म चीज होती है और सभ्यता क्या होती है? सभ्यता स्थूल चीज होती है। तो भीतर के जंगल को जलाने के लिए आप बाहर जो कुछ करते हो सभ्यता कहलाता है। उदाहरण के लिए आप घर ऐसे बनाओगे जिनमें कि एक वाचनालय भी हो, एक पुस्तकालय हो, एक आपने जगह बना रखी है खेलने कूदने की, ये सब सभ्यता में आता है। आप चौड़ी सड़कें बनाओगे ताकि आराम से उस पर आवागमन हो सके, ये सभ्यता में आता है। सभ्यता इसलिए होती है ताकि संस्कृति आगे बढ़ सके, और संस्कृति का अर्थ ही होता है जंगल से बाहर आना।
ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये बातें बिल्कुल कर सकते हैं, इनका हक है, पर इन बातों की सही जगह जंगल में है। तो हमें इनकी बातों का सम्मान करते हुए इस तरह के सारे लोगों को पकड़ के जंगल में छोड़ देना चाहिए, खत्म, और कुछ नहीं है। वहां जाके अल्फा बीटा डेल्टा करो। और इस तरह की जो महिलाएं भी हों जो सबमिसिव ही रहना चाहती हैं कि नहीं हम तो घर पे रहेंगे, हम छुई मुई हैं, धूप में निकला ना करो, रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, इनको सबको बिल्कुल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स में छोड़ो। वहां जो कैनोपी होती है इतनी घनी होती है कि सनलाइट जमीन तक नहीं पहुंचती, तो गोरा रंग काला नहीं पड़ेगा। और कोई बात नहीं है। अगर आपको अपना बायोलॉजिकल फंक्शन ही करना है तो कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कपड़े क्या काम है बायोलॉजी में, बताओ। यहां हम जो कुछ कर रहे हैं उसका कोई बायोलॉजिकल डायमेंशन है क्या? हम लोग यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं, क्या बायोलॉजिकल? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, इससे आपकी बायोलॉजी क्या मदद मिलेगी? खाना पच जाएगा? मैं हींग बेच रहा हूं? हाँ, अमरूद खाने आए हो यहाँ पे? बायोलॉजी में तो यही होता है, कुछ खाने को मिल जाए, पेड़ पे चढ़ने को मिल जाए, किसी का केला छीन लो, कहीं नर मादा लगे हुए हैं, तुम्हारे पास ज्यादा ताकत है तो उसके नर को लात मार दी, मादा को लेके भाग गए, यही चलता था। वहां कोई प्रेम वेम थोड़ी चलता है, वहां तो यही होता था कि मादा भी ये देखती थी कि इन सबसे जबरदस्त कौन है। ये बायोलॉजिकल होता है। वहां मादा ये थोड़ी देखती थी कि इसमें कवि कौन है, इसमें चित्रकार कौन है, इसमें लेखक कौन है, इसमें वैज्ञानिक कौन है, इसमें दार्शनिक कौन है। जंगल में मादा ये नहीं देखती। जंगल में मादा देखती है कि किसका यौनांग सबसे प्रबल लग रहा है और किसके बाजू ऐसे हैं कि सबको तोड़ ताड़ देंगे। आज भी जो हमारे सब भाई लोग हैं, चिंपैंजी और ओरंगुटान, उसमें मादाएं ऐसे ही चलती हैं। बहुत सारे जब सामने नर होंगे तो मादा देखती है कि इसमें सबसे ज़बरदस्त कौन है, और मादा उसके जेनिटल्स को भी ऐसी दूर से ही परख लेती है। फिर मादा उसको इशारे करती है। मादा जब इशारे करती है तो जो बाकी जितने होते हैं उनमें ईर्ष्या चढ़ाती है। ये सब होता है बायोलॉजिकल। जब ईर्ष्या चढ़ जाती है तो 6 चिंपांजी आपस में एक दूसरे का मुंह तोड़ते हैं। फिर उसमें से एक निकलता है जो बाकी 5 को मार पीट के भगा देता है। ये जो एक बचता है ये थोड़ा सा जेनेटिकली सुपीरियर है, या हो सकता है कि अभी ये जवान हो, बाकी थोड़े बुढ़ा गए हैं तो भग गए। और फिर ये जो एक होता है ये जा करके मादा को इम्प्रेग्नेट करता है। अब मादा ने बच्चे दे दिए, इतने समय में ये वाला जो चिंपैंजी था ये भी बुढ़ा गया। तो जंगल में कोई वफा वफा थोड़ी चलती है। अगली बार एक आएगा और नया जवान। ये तो थोड़ी है कि अब मामला जोकोविच का है तो वही चलेगा। आ गया कार्लोस, अब वो 22 साल का हो गया, वो 37 साल का हो गया। अब हो गए कभी तुम बड़े बड़े चैंपियन, पर वो 22 साल वाला अब तुमको अच्छे से रगड़ रहा है। तो अगली बार मादा वो 22 साल वाले को इशारा करेगी, ये बुढ़े को निकाल जरा। वो बुढ़ा निकाल दिए। होता है बायोलॉजिकल, कर लो। बायोलॉजी का ये मतलब होता है। और बायोलॉजी का ये मतलब होता है कि कितने ही जानवर हैं वो बच्चों को अपने जन्म देते हैं और खाने को ना मिले तो अपने बच्चों को खाते हैं। ये है बायोलॉजी, कर लो। इसी से आगे निकलने के लिए हम सुसंस्कृत हुए। इसी से आगे निकलने के लिए पहले हम गांव में आए, खेती शुरू की, फिर हमने शहर बसाए, हमने सभ्यता के ये ऊंचे महल और संस्कृति की अट्टालिकाएं खड़ी करी। और तुम अब वापस जंगल में जाना चाहते हो तो यही सब मिलेगा जंगल में। कोई जानवर देखा है जो टट्टी करके साफ करता हो? ऐसे ही घूमते हैं। सबसे पहले तो जो लोग बोल रहे हैं इनके फ्लश करने पे पाबंदी हो, इनको टॉयलेट पेपर नहीं मिलना चाहिए। इनको तो जंगल जैसा चलेगा जहां और जानवर तो जाता भी नहीं कमोड तलाशने, जहां खड़े वहीं हक दो। जंगल में तो यही होता है, यही करो। और जंगल में वैक्सीन नहीं लगती हैं। ये जारी बातें जो आप बोल रहे हैं ये वेस्टर्न लोगों से आ रही हैं, वो तो दिन रात वैक्सीन ठुकवाते हैं। इनको कोई वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए। जंगल में कोई वैक्सीनेशन नहीं होता। वहां एक ही वैक्सीनेशन होता है कि बीमारी लग जाएगी तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो हो गया वैक्सीनेशन, और इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई, मर गए तो मर गए। फिर भेजो इन्हें जंगल में वापस। इनका टूथब्रश भी छीन लो। और इनको मनाही होनी चाहिए किसी भी इंसानी भाषा में बात करने की। जंगल में तो कोई इंसानी भाषा होती नहीं। ये कैसे बात करेंगे? अल्फा। इन्हें अलाउड ही नहीं होना चाहिए किसी भाषा में बात करना। जंगल में कोई भाषा होती?
करो, ऐसे बात करो। एक सज्जन है एंड्रयू टेट, इनकी वजह से यूके में स्कूलों में नया नियम लाना पड़ गया है सरकार को कि मिसोजिनी अब बच्चों द्वारा भी की जाएगी तो कल्पेबल होगी, माने पनिशेबल होगी। इनको देख देख करके 6-6, 8-8 साल के बच्चे अपनी क्लास की लड़कियों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। और यूके में ये विचार हो रहा है कि इसको हम टेररिज्म ही क्यों ना घोषित करें, और ऐसा टेररिज्म जिसके लिए छोटे बच्चे भी गुनहगार माने जाएंगे। ये चीज बिल्कुल महामारी की तरह फैल गई है कि मुझे सिग्मा, अल्फा, डेल्टा, बीटा, अल्टा जो भी है सब बनना है, रो, फाई, चाई सब बनना है। और सब जगह जो बात, जो तर्क दिया जा रहा है वो यही है कि हाउ इज मैन, मैन इज मस्कुलरली सुपीरियर। हमारी सारी सुपीरियरिटी कहाँ है? हमारी मसल्स में है। और तुम अपने आप को देखो, तुम्हारा शरीर कमजोर है तो तुम घर पे बैठो और तुम्हारे बच्चे पैदा करो। एक सज्जन है एलॉन मस्क, इन्होंने बदतमीजी की हद पार कर रखी है कि खुलेआम महिलाओं से पूछते हैं तुम मेरे बच्चे पैदा करोगे। इनके 12 पैदा कर रखे इन्होंने, 50 पार कर चुके हैं, पर जो मिलती है उससे सवाल करते हैं तुम मेरे बच्चे पैदा करोगी, तुम मेरे बच्चे पैदा करोगी। इन्हें काफी भरोसा है कि इनका जो डीएनए है वो इतना जबरदस्त है कि उसे पृथ्वी पर फैलना ही फैलना चाहिए। एक सज्जन है टेलीग्राम वाले, जो टेलीग्राम के मालिक हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रखे हैं। जो टेलीग्राम ऐप है आपकी, भरोसा पूरा है कि मैं हूं ही, इसीलिए मेरा तो काम क्या है, मैं तो अल्फा बंदा हूं, मेरा काम है सबको इंप्रेग्नेट करना। ये सारी महिलाएं इसीलिए हैं कि ये मेरा जो सीमेन है, मेरा जो डीएनए है उसको प्रोलिफरेट करें, फैलाएं। खुलेआम पूछते हैं विल यू बियर माई चाइल्ड। ये सब होता है, लेकिन कहां? जंगल में। तो ऐसों से हमें कोई समस्या नहीं, बस इनको पैक करो और तुरंत जंगल भेजो। सारा जो विकास हुआ है मनुष्य का वो इसी बिना पर हुआ है कि हम जंगली नहीं हैं और हम शरीर नहीं हैं, ना हम देहास्मी, और ये देह को ही आधार बना रहे हैं हमारी हस्ती का। ये कह रहे हैं यू आर बायोलॉजिकल। जिन्होंने जिंदगी को जाना उन्होंने बार बार कहा यू आर नॉट बायोलॉजिकल, यू आर बियॉन्ड योर बायोलॉजी, और ये तुम्हें बार बार बोल रहे हैं यू आर योर बायोलॉजी। तो ठीक है, यस आई एम माई बायोलॉजी, बट देन ऑल बायोलॉजी बिलोंग्स टू दैट सेसपूल। यू शुड बी ड्रेंच्ड इन दैट and drowned in that. और ये अकेले नहीं है, देखो कोई भी घटना ना आइसोलेशन में नहीं होती है। एक बहुत उर्वर फर्टाइल जमीन तैयार थी जिस पे इस तरह के लोग खड़े होते हैं, और जमीन ऐसे तैयार थी कि पुरुष तो पुरुष, इसमें हम ऐसे करें से पुरुष दोषी हो। सबसे ज्यादा अपने आप को बायोलॉजिकल रखने में स्वार्थ पकड़ रखा है महिलाओं ने, क्योंकि अगर महिलाएं अपने आप को बायोलॉजिकल रखने को राजी नहीं होती तो ऐसे पुरुषों की फिर बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। इनको पता है कि अगर ये बोलेंगे तो इन्हें पुरुषों ही नहीं महिलाओं से भी समर्थन मिलेगा, ये इसलिए बोलते हैं। जब ये बोलते हैं ना कि महिलाओं का काम है घर पे रहे और वी आर द प्रोवाइडर, हम तुम्हें ला के देंगे, तुम घर में रहो ना, तो हमारे घर की मल्लिका हो। बहुत सारी महिलाएं हैं जो यही चाहती हैं, वो चाहती भी यही, हमें घर की मल्लिका बना दो, हम घर पे पढ़े, बच्चे पैदा करेंगे, खाना पीना बना देंगे और सज बज के रहेंगे, सेक्स करना हमारे साथ। तो चूंकि ऐसी जमीन तैयार है इसलिए ये लोग इस तरीके के ये अनर्गल वक्तव्य दे पाते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। महिलाओं के लिबरेशन के लिए भी जो काम हुआ है वो आधे से ज्यादा तो पुरुषों ने करा है। मैं उन सब महिला उद्यमियों का और आंदोलनकारियों का सम्मान करता हूं जिन्होंने महिलाओं के एमेंसिपेशन में जबरदस्त भूमिका निभाई है। लेकिन फिर भी अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि महिलाओं को उठाने के लिए काम किसने ज्यादा करा, तो उसमें आप महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के नाम पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने खुद ही इस बात में अपना स्वार्थ देख रखा है। ये झूठा स्वार्थ है, काल्पनिक स्वार्थ है, लेकिन फिर भी उन्होंने देख रखा है कि हाँ हमारे लिए घर ही ठीक है।
बढ़िया है ना, हम घर में पड़े हैं, कोई और जाकर खाका मारा है, हमें क्या करना है, हम घर में हैं, रोटी वोटी बना देंगे, बाकी तुम जो बोलोगे कर देंगे, बस अपनी आज़ादी तो बेचनी है, बेच देंगे। रोज अपना रेप ही तो करवाना है, करवा लेंगे। ऐसियों को भी सबको बस वही करना चाहिए, जाओ मादा गोरिल्ला जा। एक बहुत बड़ा जंगल ऐसों के लिए आरक्षित होना चाहिए। अमेजन वगैरह में कोई 2-4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जैसे होता है ना एनिमल सैंक्चुरी, वैसा ही इनके लिए बायोलॉजिकल सैंक्चुरी होनी चाहिए, जहां ना भाषा चलेगी, ना कपड़े चलेंगे, ना गैजेट्स चलेंगे, यही चलेगा। और एक दूसरे को मारना भी है तो पत्थरों से मारो। जंगल में ऐसा थोड़ी होता था कि मारने में भी कोई गरिमा, कोई डिग्निटी होती थी। आपकी तो संस्कृति आज ऐसी है कि आप किसी को सजाए मौत भी देते हो तो भी ख्याल करते हो कि जरा मानवीय तरीके से इसको मारा जाए। जंगल में जब मारा जाता था ना तो गिरा करके एक पत्थर लेकर के उसका सर फोड़ा जाता था। और जंगल में औसत आयु बहुत कम होती थी क्योंकि आपको बूढ़ा होने नहीं दिया जाता था। सिर्फ उसी को जिंदा रहने का हक था जो लड़ करके अपने लिए खाना जुगाड़ सकता है। जैसे ही आप थोड़े बूढ़े होने लगते थे आपको मार दिया जाता था। आपको रिसोर्सेस क्यों मिले खाने के लिए भाई? आप जबरदस्ती, वो रिसोर्सेस जवान आदमी को मिलेंगे ना। वो जवान आदमी अभी फर्टाइल है, वो कौम को, कबीले को आगे बढ़ाएगा। ये बुढ़े को कौन लेके चलेगा? और बुढ़े वैसे ही मर जाते थे। जब जंगली जानवर ने हमला करा, 40 लोगों का कबीला है, वो सब भगे, सबसे पीछे कौन रह जाएगा? बुढ़ऊ, और बुढ़ऊ मरेगा। वहां ऐसा थोड़ी है कि 80 साल के हो गए तो भी किसी तरीके से जिंदा रखा हुआ है। वहां तो जो जरा से बुढ़ा हुआ तुरंत मरता था। एक जो आज मार रहा है वो कल किसी और से मारा जाएगा। जाओ जंगल में रहो। मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे हो ना, तो मैस्कुलिनिटी से संबंधित ये व्यवस्था चलती है। और फिर जहां तुम ये कह रहे हो कि मैं मैस्कुलिन हूं तो मैं 4-5 औरतें लेके चलूंगा, तो ये भी याद रखना कि जंगल में फिर कोई औरत ऐसी नहीं होती थी जो 4-5 के साथ संबंध न बनाती हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि किसी औरत ने 5 बच्चे पैदा किए तो एक ही पुरुष से हैं। 5 बच्चे हैं तो 5 पुरुषों से होंगे। और वहां पे कोई लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स नहीं होती हैं जंगल में। जंगल माने जंगल राज, माइट इज राइट, यही है राइट्स। कोई वजह थी कि हमने जंगल छोड़ा है, तुम फिर जंगली होना चाह रहे हो। मनुष्य जितना विकसित होता जाता है उसकी हस्ती में उसकी सेक्सुअलिटी उतना ज्यादा मार्जिनलाइज होती जाती है। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि वो सेक्सुअल रह नहीं जाता, उसका सेंटर सेक्सुअल नहीं रह जाता। ये बात अच्छे से समझना। मनुष्य अपनी बायोलॉजी को मार नहीं देता, ऐसा नहीं कि वो सेक्सुअल नहीं रह जाएगा, पर उसकी सेक्सुअलिटी अब उसके सेंटर पे नहीं चढ़ी हुई है। कल किसी ने मेरा ये बहुत पुराना कथन डाला, मैंने कहा बहुत खूबसूरत बात है। उसमें मैंने कहा था फ्री फ्रॉम लस्ट यू बिकम फ्री एंड ब्यूटिफुल। फिर आगे लिखा मैंने फ्री फ्रॉम यू लस्ट ऑल्सो बिकम्स फ्री एंड ब्यूटिफुल। तो ऐसा नहीं कि सेक्सुअलिटी मर जाती है, सेक्सुअलिटी रहती है पर सेंटर पे नहीं रहती। ये लोग सेक्सुअलिटी को सेंटर पे लाना चाह रहे हैं, पागल। जब सेक्सुअलिटी जीवन के सेंटर पे आ जाएगी ना, तो जीवन और सेक्सुअलिटी दोनों अगली, कुरूप, बेरंग, भद्दे, बेडौल हो जाते हैं। और जब सेंटर पर कॉन्शियसनेस रहती है और पेरिफेरी पे सेक्सुअलिटी रहती है, तो कॉन्शियसनेस भी खूबसूरत है और सेक्सुअलिटी भी खूबसूरत है।
ये बात ये नहीं हो रही है कि वो लोग सेक्स के फेवर में बात कर रहे हैं और मैं कॉन्शियसनेस के फेवर में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो जो काम कर रहे हैं उसमें कॉन्शियसनेस और सेक्स दोनों बर्बाद हो जाएंगे, और जब कॉन्शियसनेस परवान चढ़ती है तो सेक्स भी सुंदर हो जाता है। वो सेक्स को भी खराब करने का काम कर रहे हैं। दो जंगली जानवरों के सेक्स में कौन सी खूबसूरती है? ऋषि भर्तृहरि ने बोला तो था, वो कुत्ता याद है उनका, बोले काना खाज वाला कुत्ता, उसके खून मवाद बह रहा है, वो लंगड़ा रहा है, मरने को हो रहा है, दुर्गंध उठ रही है उससे हर तरीके से, और फिर भी वो कुतिया के पीछे पीछे सूंघता चला जा रहा है। इस सेक्स में कौन सी खूबसूरती है? लेकिन जब एक ऊंची चेतना का व्यक्ति सेक्स करता है तो सेक्स भी खूबसूरत हो जाता है। ये सेक्स को भी बर्बाद कर देना चाहते हैं। कि जैसे नाली में दो सुअर लौट रहे हैं और सेक्स कर रहे हो, कह रहे हो यही तो है मेरी मैस्कुलिनिटी। और आपने बहुत लंबा पत्र सुनाया था, क्या और बातें थी, मैं भूल ही गया। हाँ, कुछ आप वहां का बता रहे थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, भोजपुर, बिहार का सब। हाँ, वही है सब। देखिए, जहां पर इन बातों को, जो पाशविक वृत्तियां हैं इंसान की, जहां इन बातों को सम्मान मिलता है, फिर वो लोग भी पाशविक ही हैं। एक मनुष्य अपनी जीवन यात्रा पर होता है, लेकिन मनुष्यता अपनी समग्रता में एक चेतना यात्रा पर है। बहुत अंतर है। हम यूं ही नहीं पैदा हो रहे, मर रहे। मनुष्यता अकेली है जो चेतना की यात्रा पर है। बाकी जितनी प्रजातियां हैं, कोई चेतना की यात्रा पर नहीं है। हम अकेले हैं जो इसलिए पैदा हुए हैं ताकि और ज्यादा चैतन्य हो सकें। बाकी हैं वो इसलिए पैदा हुए हैं कि बस जिए, खाएं, पिएं, मर जाएं। बाकी जो प्रजातियां, स्पीशीज हैं। समझ में आ रही बात? तो जो लोग अपने आप को और चैतन्य और बेहतर नहीं बनाना चाहते भीतर से, वो जानवर हैं। उनको जानवर की जिंदगी जीनी है। किसी को धमकी दे देना, किसी पे गुंडाई चला देना, नेताजी बन गए हैं, फॉर्च्यूनर ले ली है, जाके पान वाले को पेल दिया, उसका खोखा गिरा दिया, क्योंकि वहां और तो कोई बड़ी दुकानें होती नहीं। जिस तरह का ये माहौल है, वहां पर कोई औद्योगिक विकास तो होगा नहीं, वहां पर कोई मेगा मॉल तो स्थापित होगी नहीं। छोटी मोटी दुकानें होती हैं, उन्हीं पे जाके अत्याचार कर लो, उनको मारो। वो जो कस्बे के गरीब है उनको अच्छे से पीटो पाटो, उन पे धौंस चलाओ। ये सब जंगल की निशानियां हैं। इस जंगल से वैसे ही बाहर आ जाना चाहिए जैसे हमारे पूर्वज वो हरे हरे जंगल से बाहर आए थे। जो भी गांव, कस्बे अविकसित जगहों के हैं, जहां अभी एनिमल इंस्टिंक्ट्स ही रूल कर रही हैं, उनको गांव या कस्बा नहीं, उनको जंगल ही मानो, और उनसे वैसे ही भागो जैसे तुम भागोगे अगर तुम किसी जंगल में फंस गए हो। दुर्भाग्य यह है और दुख मुझे बहुत है कि मेरा जो पूरा देश है ना, वही गंवार लोगों की गिरफ्त में आता जा रहा है। गरीबी, अशिक्षा, गवरई छाते जा रहे हैं, और पूरी दुनिया भारत को ऐसे ही देखने लगी है। 3G, गंदगी, गरीबी, गवरई। भारत वो है जो चेतना का पालना रहा है, और उसकी जगह क्या बन रहा है भारत? यही यूपी बिहार के देसी एंड्रयू टेट। सर, ये जो सेंटिमेंट है कि हम अपने ऑपरेसर्स को एज अ सिंबल ऑफ पावर या मैस्कुलिनिटी देखते हैं, कोई अराजकता फैला रहा है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे ये क्रिमिनल है या ये गवार है, उसको बोल देंगे इन एरियाज में जैसे कि अरे भैया जी का भौकाल है, उसको एक मतलब ग्लोरीफाई। जंगल में ऐसे ही चलता है ना, जंगल में ऐसे ही चलता है। अब जा रहा है बाघ, उसके पीछे पीछे बहुत सारे गीदड़ चलेंगे, और वो सब आपस में क्या बोल रहे होते हैं? भैया जी का भौकाल है। और वो जाके बाघ शिकार करेगा भैंसे का, उसके बाद बाघ को उसमें जो कुछ खाना है बढ़िया भेजा फ्राई वो खा के निकल लेगा, बढ़िया चीजें। और बाकी जो जूठन बचा है वो सब गीदड़ चाटते हैं, और चाटते हुए एक दूसरे से यही बोलते हैं, भैया जी का भौकाल है।
भैया जी बस एक बार चुनाव जीत जाएं, यहाँ चुनाव जीतने कार थे भैंसा मार देना, उसके बाद देखो फिर कैसी कैसी रेवड़ियां बटती हैं, फ्रीबीज। जैसे भैया जी जब विधायक बन जाते हैं तो उनके जितने चापलूस होते हैं, इनमें किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है। वैसे ही जब बाघ जी भैया जी हैं, जब बाघ जी शिकार कर लेते हैं तो सब गिदड़ों को कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये जंगल का खेल है, बहुत पुराना। और ये कितनी विचित्र बात है, फिर कह रहा हूं कि भारत जहां पर चेतना ने सर्वप्रथम आंखें खोली, हम चेतना की यात्रा में शेष विश्व से भी पिछड़ते ही जा रहे हैं। क्या विडंबना है ये। जब पूरी दुनिया ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी, तब भारत ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। जब पूरी दुनिया ठीक से अहम बोलना नहीं जानती थी, तब भारत ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। और इस भारत में आज भैया जी का भोकाल चल रहा है। छोटे गांव कस्बों में और मेट्रो सिटीज में एंड्रू भाई का भोकाल चल रहा है। सर इवन ये चीज मैं लखनऊ जैसे शहर में भी देखता हूँ कि वो सब वही है, वो वही है। वही 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 इवन मतलब जहाँ यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप्ड इलाके हैं उसमें भी वही गुंडाई सब कुछ चल रहा है। और इसको एक चीज और बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे इस चीज में जो एक प्राइड ली जाती है कि नवाबों का शहर है, वो तो ऑपरेसर्स ही थे हमारे, हम उसमें प्राइड क्यों ले रहे हैं, समझ नहीं आती है बात। इन्वेडर्स को लेकर के हम कह रहे हैं कि देखो, इन्वेडर हो या लोकल हो, ऑपरेसर है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हमको देखते नहीं, हर समय लगता रहता है वी नीड अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, वी नीड अ स्ट्रांग लीडर। ये स्ट्रांग माने क्या होता है? फिर वही जंगल की बात कर दी ना, कि आगे आगे बाघ चलेगा, पीछे पीछे सब गीदड़ चलेंगे और कहेंगे वी हैव अ स्ट्रांग लीडर। क्यों चाहिए तुम्हें स्ट्रांग लीडर? ताकि तुम दब्बू बने रहो, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसलिए तुम्हें स्ट्रांग लीडर चाहिए। तुम्हें दिख भी नहीं रहा तुम जंगल की और गीदड़ की बात कर रहे हो। नहीं, वी नीड अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी। ये स्ट्रांग पर्सनैलिटी क्या होती है? या तो कॉन्शियस पर्सनैलिटी होती है या अनकॉन्शियस होती है। स्ट्रांग माने क्या? स्ट्रांग माने वही भैया जी का भोकाल, जो अपना दबदबा चला सकें, दूसरों पे चढ़ सकें, सिग्मा मेल टाइप हो, कह सकें जंगल की बात। बाहर ही नहीं आ पा रहे जंगल से। जो जगहें जितनी विकसित होती जाती हैं ना, वहाँ ये गुंडागर्दी, ये छोटे शहर जैसे बातें, ये कर दिया वो कर दिया, उतनी कम होती जाती हैं। हमारे मन में पता नहीं पश्चिम की क्या छवि है, पर आप पश्चिम जाओगे ना तो वो लोग सभ्य भी ज्यादा हैं। ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर बात यही है। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई चीज छोड़ दो, भारत में और यूरोप में बहुत बहुत ज्यादा संभावना है कि यूरोप में वो चीज आपको वापस मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि वहां गरीब लोग नहीं है, गरीब वहां भी है। हो सकता है आप कोई कीमती चीज छोड़ो जो उनके लिए भी कीमती हो, फिर भी उस चीज को वापस पाने की संभावना यूरोप में कहीं ज्यादा है। रात में महिलाएं निकल सकती हैं, वहां जंगल नहीं है कि रात में महिला निकली और उस पर भेड़िए ने हमला कर दिया। यहां भारत में निकल सकती है महिला। और ये कितने दुर्भाग्य की, फिर वही कह रहा हूं, घोर विडंबना ना। हमने पहली बार शरीर की नहीं चेतना की आंखें खोली और हम ही सबसे पिछड़ गए। किस चीज में हम आगे हैं? बस वही गंवरई और गंदगी। और गंवरई बढ़ती ही जा रही है, और गंवरई के साथ एक स्वैग जुड़ता जा रहा है, वही जो तुम बोल रहे हो, भोकाल। गंवरई करेंगे और छाती तान के करेंगे। पहले कोई गंवार होता था, उसे थोड़ी लाज आती थी कि मैं गंवार हूं। अब जो गंवार है उसकी गंवरई उसका हथियार है। वो अपनी गंवरई को इस्तेमाल ही ऐसे करता है, मुझसे डर के रहना, मैं गंवार हूं, हैं तने पेल दूंगा। सर जैसे आपने कहा कि औद्योगिक विकास जहाँ ज्यादा है वहां पे ये सब चीजें कम है।
लेकिन मैं देखता हूँ कि दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, वहां भी इस तरीके औद्योगिक का विकास नहीं कहा मैंने, चेतना का विकास। यूरोप में चेतना का विकास आया पहले और उस चेतना से फिर उद्योग का विकास हुआ। भारत में उद्योग आ गया थोड़ा बहुत, चेतना थोड़ी उठी है। हमारे यहां तो उद्योग सब उधारी का आया है। वहां पहले रेनेसां हुआ, पहले वैचारिक क्रांति हुई, वहां पहले वैचारिक क्रांति हुई, पहले वहां पर इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये आया। उसके बाद साइंस एज अ फिलॉसफी आगे बढ़ा। भारत में कभी वो वैचारिक क्रांति नहीं हुई, हुई है पर बहुत हल्की फुल्की। सन 1820 के आसपास से लेकर के आज तक भारत में भी वैचारिक तल पर सुधार का कुछ कार्यक्रम चलता रहा है। हमारे यहां भी समाज सुधारक हुए हैं, पर जिस प्रकार की वैचारिक क्रांति चाहिए और आमूलचूल परिवर्तन चाहिए वो भारत में हो नहीं पाया। तो हमारे पास मोबाइल फोन तो आ गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति हो गई है, आईटी रिवॉल्यूशन हो गया है। इंटरनल रिवॉल्यूशन थोड़ी हुआ है भारत में। और बिना इंटरनल रिवॉल्यूशन के जब आईटी रिवॉल्यूशन होता है तो उससे फिर यही होता है कि भैया जी का भोकाल। उनकी जो पूरी चीज है वो ऑर्गेनिक है, हमारी इनऑर्गेनिक है। उनकी ऑर्गेनिक है, समझ रहे हो ना। वहां पर जो साइंस की ग्रोथ हुई उससे पहले फिलॉसफी की ग्रोथ हुई है, और वो जो फिलॉसफी है वो फ्रीडम की फिलॉसफी है, बहुत ताजी ताजी है, नई नई है। हमारे पास उस फ्रीडम की और बेहतर फिलॉसफी और ज्यादा पुरानी फिलॉसफी है। आप हमारे दर्शनों में जाएंगे, सांख्य, वेदांत, हमारे पास ज्यादा, हमारी एक एक फिलॉसफी कहती है कि मेरा एंड रिजल्ट, मेरा उद्देश्य, मेरा अंत है मुक्ति, माने फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम की बहुत ऊंची फिलॉसफी है। षट दर्शन में 6 के 6 बोलते हैं मुक्ति। यहां तक कि जो नास्तिक दर्शन है, बौद्ध, जैन, वो भी कहते हैं मुक्ति। तो हमारे लिए फ्रीडम बहुत ऊंची बात रही है, लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए। उन्होंने फ्रीडम अभी 17वीं 18वीं शताब्दी में पकड़नी शुरू की और इतना महत्व दिया फ्रीडम। उसी फ्रीडम से उनकी साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चर सब निकले हैं। तो मामला ऑर्गेनिक है वहां पर। पहले वैचारिक क्रांति और फिर वैज्ञानिक क्रांति। भारत में क्या हुआ, वैचारिक क्रांति तो हुई नहीं है, पर भैया जी के हाथ में मोबाइल आ गया है और भैया जी के विचार अभी आदिमानव जैसे ही हैं। तो भैया जी मोबाइल पर भी क्या कर रहे हैं, पीक मार रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, क्या क्या, वो कुछ नहीं, एप्पल पे थूक दिया, सेब है, सेब पे तो थूका जा सकता है। आसपास की इधर सब बोले क्या, तुरंत एक मत, एक स्वर, संवेद स्वर में क्या बोले, भैया जी का हो गया। ये सब जंगल की निशानियां हैं कि भैया जी चल रहे हैं और भैया जी के पीछे 10 चापलूस लाइन लगा के चल रहे हैं हर समय। कोई भैया जी का रजनीगंधा लेके चल रहा है, कोई भैया जी के जूते लेके चल रहा है, कोई कुछ लेके चल रहा है। ये सब मतलब अभी जो यहां से अविकसित जगह हैं वहीं ये सब कुछ मिलेगा। भैया जी बैठ गए हैं तो भैया जी बैठते भी ऐसे हैं कि ऐसे बैठते हैं, सामने कुर्सी रखी आती है, उस पर अपने दोनों टांगे रख देते हैं, एक लगा हुआ है, वो जैसे उसने मौका देखा आगे भैया जी के जूते उतार रहा है। ये सब जंगल में चलता है, सब चलता है जंगल में। ये जितनी बातें हैं ना, इनके पैरेलल्स तुमको जंगल में मिलेंगे, एकदम मिलेंगे। पक्षी मिलेंगे जो कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके पास आते हैं, और उनके लिए टूथ क्लीनिंग का काम करते हैं। तो जानवर जब खा पी लेगा वो अपना ऐसे बैठ जाएगा सर मुंह खोल के। उसके बाद एक पक्षी आएगा और जितना यहाँ मांस फंस गया होगा सारा मांस खाएगा। पक्षी को मांस मिल गया, इनकी दांतों की सफाई हो गई। और पक्षी लगा रहता है, वो ऊपर से ऐसे घूम घूम के इसी जुगाड़ में रहता है कि भैया जी शिकार कब करें। जब भैया जी शिकार करेंगे तो भैया जी के दांतों में जो जूठन फंसा होगा वो जाके ये पक्षी खा लेगा। इस कल्चर में एक जवान आदमी के लिए क्या है बताओ? ऑपरेशन के अलावा उसे क्या मिलेगा बोलो? वो क्यों रुके अपने गांव, कस्बे या शहर में भी? क्या है उसके लिए? उसको तो कहा जा रहा है तू भी चापलूस बन जा, तू भी किसी की सिफारिश से कोई नौकरी पा ले, या तू भी किसी बेईमानी के धंधे में शामिल हो जा।
और ये तो जवान आदमी कहा, बताओ जवान औरत के लिए क्या है? क्या जवान औरत के लिए? उसके लिए तो बस यही है, जाके कहीं बिछ जा और किसी ऐसे को पकड़ जो सत्ताधारी हो, क्योंकि बिछना तो तुझे है ही। बिछना तो तुझे है ही, तो कम से कम किसी ऐसे के सामने बिछ जो तुझे बढ़िया खाना पीना कपड़ा गहना दे के रखेगा। यही है जवान औरत के लिए। ऐसों को मेरी सलाह है, जंगल से बाहर आओ। ये सब बहुत छोटी बातें होती है कि मेरा यहाँ जन्म हुआ, मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का हूँ। कुछ नहीं, तुम इंसान हो। तुम्हारी पहली निष्ठा अपनी चेतना के उत्थान के प्रति होनी चाहिए, जन्म स्थान के प्रति नहीं। और जन्म स्थान का भी भला तभी कर पाओगे जब पहले अपना भला करोगे। तुम ही सशक्त नहीं हो तो तुम्हारी जन्मस्थली को कौन उबारेगा? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी देखोगे तो उसमें जिन लोगों ने महत्वपूर्ण काम किए, उनमें से अधिकांश वो थे जो बाहर पढ़कर या रहकर आए थे। उन्होंने पहले देश छोड़ा, क्योंकि देश में वो अपना बल अर्जित ही नहीं कर पाते। न उन्हें शिक्षा मिल पाती, न उन्हें एक्सपोजर, अनुभव मिल पाता, न वो देख पाते कि स्वतंत्रता आज़ादी चीज़ क्या होती है, न वो ये देख पाते कि ऊंची सभ्यताएं और संस्कृतियां कैसी होती हैं। वो पहले गए, उन्होंने बहुत बहुत साल बाहर गुजारे, वहाँ पढ़ाई की, लोगों से मिले, देखा, परखा, अनुभव ग्रहण करे। उसके बाद वो बाहर से आकर के भारत के लिए कोई काम कर पाए। तुम अपने ही छोटे से डब्बे में कैद रह जाओगे तो वहाँ बस भैया जी मिलेंगे और भैया जी की लात। और फिर कह रहा हूं, ये बात पुरुषों पर जितनी लागू होती है उससे 10 गुना ज्यादा महिलाओं पर लागू होती है। भाग सके तो भाग, जाग सके तो जाग, नहीं तो वहां पड़ी रहे और सड़ी रहे। मेरा नेक्स्ट जो फॉलो अप था सर वो यही था एक्चुअली, कि जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और जो जो रेप कल्चर से बहुत संबंधित है, इसमें कुछ ऐसे टेनेट्स हैं जैसे कि असर्शन ऑफ डोमिनेंस, यानी एक आदमी स्टेटस और पावर का भूखा है और वो कमा भी रहा है पैसे इसीलिए, और जो कि वो वुमन को पेडेस्टलाइज कर रहा है तो वो एक हाईएस्ट बिड लगा पाएगा वुमन। तो ऐसा लगता है कि वुमेन पूरे सपोर्ट में है इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के, वो बस तभी इसको। अरे तो मनुष्य कोई अधिकार है क्या बेहोश होने का? माने पुरुष कोई, जितना हक पुरुष को है बेहोश होने का, उतना ही हक महिला को भी है बेहोश होने का। तो जैसे सब नर बेहोश पड़े हैं, वैसी नारियां भी बेहोश पड़ी हैं। वो भी इसी चक्कर में है कि जल्दी से कोई मिल जाए भैया जी मोटे पैसे वाला, हम उसकी बहन जी बन जाएं। बेहोशी कोई लिंग देख के थोड़ी आती है। औरतें कोई कम बेहोश हैं? और बेहोशी से जब छोटे क्षुद्र और तत्कालीन स्वार्थों की पूर्ति हो रही हो तो बेहोशी तोड़ना भी कौन चाहता है? सबसे सैडेस्ट पार्ट सर मुझे यही लगता है कि वुमन खुद अपना क्या कहते हैं, ये रेप कल्चर को ही एक तरीके से प्रमोट कर रही है, क्योंकि वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करेगी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आगे रेप कल्चर, तो वो एक चक्र चलता रहता है। वो बहुत सैड लगता है और वुमेन की कंसेंट के साथ चल रहा है कि वो खुद सपोर्ट कर रही है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। बहुत सैड। आदमी हो औरत हो, अगर उसको सही शिक्षा, सही परवरिश, सही रोशनी नहीं मिली है तो जंगली ही रहेगा। भारत में बहुत अफसोस की बात है कि उस रोशनी का बड़ा अभाव हो गया है। कोशिश कर रहे हैं, देखो कितनी लापत है। जानते हो क्या कहा जाता है? दुनिया का सबसे पुराना धंधा क्या है? व्यवसाय, प्रोफेशन, वेश्यावृत्ति। ये होता है जंगल में, बेहोशी में। ये सदा से चला है। जंगल में पहला प्रोफेशन इंसान का था वेश्यावृत्ति। पहला एसेट था जिसको बेचा जा सकता था, वो था शरीर। और उसके बदले में जो चीज खरीदी जा सकती थी वो थी प्रोटेक्शन।
आप अगर उन्हीं सिद्धांतों पर आज भी चल रहे हो तो आप आज भी जंगल में ही हो, दुख पाओगे। आइन रैंड का थोड़ा छोटा उपन्यास है वी द लिविंग। 30 साल पहले का हो गया तो मुझे पात्रों के नाम वगैरह अब नहीं याद हैं, पर उसकी जो नायिका है, उनके जो बाकी उपन्यास हैं उनमें जो चरित्र हैं केंद्रीय पुरुष हैं, पर वी द लिविंग में जो केंद्रीय चरित्र है वो एक स्त्री है। तो वो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम से बाहर भाग रही है जान लगा के। वो कह रही कुछ भी हो जाए इसमें नहीं रुकूंगी। वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम उस उपन्यास में रशिया है। वो बाहर भाग रही है और जब वो सीमा पे पहुंचती है वहां पर बर्फ की मोटी चादरें हैं और बड़ा मार्मिक उन्होंने चित्रण करा है। शब्द याद नहीं, कुछ याद नहीं, पर यह याद है कि जब उसको पढ़ा था तो जैसे कुछ दिल को बींध गया था। तो वो भाग रही है और वो उस देश से भाग रही है जिस देश में उसको दबा के ही रखा जाता, जिस देश में वो स्वतंत्रता से जी नहीं सकती थी, तो वो भाग रही है। जो भाग रही है तो बिल्कुल जब बाउंड्री सीमा पार ही करने वाली है तो कुछ गार्ड्स हैं, उन्होंने उसको देख लिया। वो बोलते हैं रुक, वो बोलती है रुकने की तो कोई बात ही नहीं। वो बढ़ती जाती है, भागती जाती है। ये उसको पीछे से गोली मारते हैं और है कि बर्फ पर एक लाल लकीर खिंचती जा रही है। एक गोली लगती है और रुकती नहीं, दूसरी गोली लगती है और रुकती नहीं, तीसरी गोली लगती है और रुकती नहीं, और फिर वो जहाँ जाकर गिरती है वो बिल्कुल सीमा है और वो गिरते गिरते भी अपना हाथ सीमा के उस पार रख देती है। बर्फ पूरी लाल हो जाती है, पर वो कहती है रुकूंगी तो नहीं। गोली भी तुमने मार दी तो भी इस मिट्टी पर नहीं मरी मैं। इस देश को बहुत ज्यादा जज्बे से चाहा है मैंने, और जितनी इस देश ने अपनी दुर्गति कर ली वो देखी नहीं जाती। नमस्ते सभी को, मेरा नाम लीना श्रीवास्तव है और मैं ह्यूमैनिटीज में कॉलेज में फर्स्ट ईयर अभी कर रही हूँ। और आचार्य प्रशांत सर से मैं पिछले 3 साल से ज्यादा हो गए यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हुई थी और कुछ ऐसे हफ्ते और कुछ दिन हुए हैं मैं गीता सेशन से जुड़ी हुई हूँ। और आज की जो मेरी सीख है इस सत्र से वो ये है कि आचार्य प्रशांत ने बताया, सर ने बताया कि हमारे अंदर जो कामना होती है वो ही हमें विश्व की तरफ जाने को करती है। हम लोग विश्व की सीमाओं को नहीं देख पाते केवल और केवल इस वजह से कि हमारे अंदर जो कामनाएं होती हैं वो हमें वो बोध प्रदान नहीं करती, वो हमें अंधा कर देती हैं और हम विश्व को नहीं देख पाते। और श्री कृष्ण के प्रकाश से ही हम उनको अपनी कामनाओं के विषयों को देख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण है ही क्या, वो है गीता का ज्ञान जो हमारे अंदर हम लोग लेकर समझ सकते हैं कि जो विषय है वो वास्तव में हमारी जो उच्चतम कामना है उसको पूरा नहीं कर सकते। वो विषय बहुत छोटे हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही हैं जो प्रकाश हैं, जो आकाश हैं, असीम है, वो ही हमारी प्यास है उसको बुझा सकते हैं।